मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने किसी भी धार्मिक संगठन के लोगों को देखा है कि आपका बच्चा विज्ञान में कमजोर है, इंग्लिश में कमजोर है, गणित में कमजोर है, तो उसको आके उसको पढ़ाया जाए या उसकी शिक्षा दी जाए या उसके भविष्य पे कैरियर काउंसलिंग करा जाए कि उसको कहाँ नौकरी पे करना है, कहाँ जाना है, क्या वो आगे बढ़ना चाहता है। किसी भी धार्मिक संगठन ने ये किया है काम? मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने किसी भी धार्मिक संगठन के लोगों को देखा है कि आपका बच्चा विज्ञान में कमजोर है, इंग्लिश में कमजोर है, गणित में कमजोर है, तो उसको आके उसको पढ़ाया जाए या उसकी शिक्षा दी जाए या उसके भविष्य पे कैरियर काउंसलिंग करा जाए कि उसको कहाँ नौकरी पे करना है, कहाँ जाना है, क्या वो आगे बढ़ना चाहता है। किसी भी धार्मिक संगठन ने ये किया है काम? धार्मिक संगठनों ने तो बस ये करा है कि आपके बच्चों के हाथ में लाठी दे दी, आपके बच्चियों के हाथ में तलवार दे दी, आत्मरक्षा की बातें करना सिखा दी, बड़ी बड़ी बातें कर दी कि हमें ही आत्मरक्षा करना है और हमें ही लड़ना है। मैं बताना चाहता हूं, एक बस के अंदर बहुत वीडियो वायरल हो रहा है, एक आदिवासी महिला चढ़ती है, वो टिकट उन्हीं की तरह खरीदती है जैसे बाकी सब ने टिकट खरीदी, सब जाते हैं और अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। कई सीटें खाली होती है उस बस के अंदर, फिर भी वो आदिवासी महिला वो टिकट लेती है और वो बस की फर्श पर जाकर बैठ जाती है। इसे हम लोग और आप लोग क्या कहोगे? आप लोगों की नजर में क्या है ये बातें? ये क्योंकि वो एजुकेट महिला नहीं है, आदिवासी है, तो एक्चुअल अभी तक एजुकेट नहीं हो पाई है, उसको हम ये बताना चाहते हैं, आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि देश की आजादी के 70 साल बाद भी मान लो उसने किताब कापी नहीं पढ़ी हो, स्कूल नहीं जा पाई है, तो हम उसको सामाजिक एजुकेशन भी नहीं दे पाए, हम उसे व्यवहारिक एजुकेशन भी नहीं दे पाए। हम एक वर्ग को, गरीब तबके को, आदिवासी वर्ग को, दलित तबके को हम इतना कॉन्फिडेंस भी अगर 70 साल बाद नहीं दे पाए कि वो कलेक्टर के वहां जब जाते हैं तो माई बाप करके नीचे बैठे रहते हैं। किसी विधायक और इनके वहां खुद की हितों की बात करने जाते हैं, खुद नीचे बैठे रहते हैं और सोफे जैसी कुर्सी पे विधायक, कलेक्टर या सांसद बैठा रहता है। और इतनी शर्मिंदगी होती है ये सब देखकर, और उन नेताओं को शर्मिंदगी नहीं होती जिनके सामने, जिनके वोट से वो नेता बना है, जिनके टैक्स पे से वो कलेक्टर को सैलरी मिल रही है या उस अधिकारी को सैलरी मिल रही है, और उन्हीं के काम के लिए उनको जाकर माई बाप उन्हीं को करना पड़ता है जो इस देश के मालिक है। हम समझते हैं कि सर्विस में रहने वाले नौकर है, नौकर का मतलब है कि तुम्हारे मालिक ये जनता है, इस देश की जनता है जो नीचे जाकर बैठ जाती है। तुमको बड़ा मजा आता है वो हाथ जोड़कर, बल्कि होना ये चाहिए इनको सामाजिक, राजनीतिक इतना ज्ञान तो हमको कम से कम 70 सालों में दे सकते थे हम। आज देश का माहौल यह बना दिया है कि अभी हमने देखा कि एक जरा सी पार्किंग को लेकर, घर के बाहर एक पार्किंग को लेकर हिंदू मुसलमान सालों से साथ रह रहे थे, दो परिवार सालों से साथ रहते, जरा सी बात हुई, गाड़ी पार्किंग को खड़ी कर दोनों में तलवारें चल गई, दोनों अस्पताल में एडमिट हो गए, गंभीर हो गए, एक दूसरे को जान से मारने वाली बात आ गई। ये विचार, ये विध्वंस विचार, ये लड़ाई झगड़े वाली बात हमारे बीच में क्यों पैदा हो रही है, या ऐसा माहौल क्यों हो रहा है कि जरा सी बात हमसे सहन नहीं हो रही है? जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो समझाने की बजाय हम लोग लठ निकाल के भगते हैं। जिन बच्चों को हमको समझाना चाहिए हम उन्हीं बच्चों को बोलते हैं कि हाकी निकाल, डंडा लेकर आ, इसको बुला, उसको बुला। ये करके हम बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं या कैसा समाज बनाना चाह रहे हैं? अभी अभी हमने देखा कि अमित शाह जी ने जो भाषा को लेकर बोला है कि मैं ऐसी भाषा बना दूंगा कि इंग्लिश बोलने में हमको शर्म महसूस होगी और हिंदी बोलने में गर्व महसूस होगा, तो भाषा हमको सिखाई कहाँ गई है? ना हमें आज तक प्रॉपर हिंदी भाषा सिखाई है, ना गुजराती भाषा सिखाई है, ना महाराष्ट्रियन भाषा सिखाई है, नहीं हमें कोई भाषा, हमको अदर भाषा सिखाई गई है। इसी के कारण तो आज हम एजुकेशन में फेल होते जा रहे हैं। आज मैं बताना चाहता हूं कि आंगनवाड़ियों की, हम जो सिखाने वाले शिक्षकों की उनकी बात करते हैं, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बात करता हूं, मैं इंदौर की बात करता हूं कि एक सेंट्रल मिनिस्टर इंदौर आंगनवाड़ी का चक्कर लगाकर गई है, देखकर गई है, तो उनने क्या उनके घर के किचन देखा है, उस आंगनवाड़ी की हालत देखी है, उनके जाने के बाद क्या हुआ, फोटो खिंचा लिए, पेपर में फोटो आ गए, उस आंगनवाड़ी की हालत सुधरी है? या उन टीचरों की, आशा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी, इन लोगों के शिक्षकों की हालत सुधरी है? ये 8,000 रुपए में कैसे घर चलाते होंगे? जब इनका घर नहीं चल रहा तो कैसे शिक्षा दे पाएंगे? और आज जो हमारे बीच में जो मानसिकता, विध्वंस वाली मानसिकता हो रही है, ये हो कहां से रही है? आज हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा है। ये हमारे बीच में वातावरण नहीं है कि हिंदू ज्यादा होंगे तो मुस्लिम को मारेंगे, मुस्लिम ज्यादा होंगे तो वो हिंदू को मारेंगे, और जब मुस्लिम पूरी तरह हम खत्म कर देंगे, मुस्लिमों को मार दिया जाएगा, उसके बाद हिंदू आपस में लड़ेंगे, सवर्ण इकट्ठे हो जाएंगे तो वो दलित को मारेंगे, ये सब एक दूसरे को मारेंगे। क्योंकि अभी अभी हमने उदाहरण के तौर पे हमने देखा है
कि कैसे हम उत्तर में बात करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश और बिहार के, यहाँ के गरीब तबके के लोग, ये तो सवर्ण थे ना, हम जातिवादी इसमें कोट नहीं करते, ये तो एक ही जाति के थे ना। ये जब महाराष्ट्र में जाते काम धंधा करने, ये कोई वहां हराम करने नहीं जाते, हरामखोरी करने नहीं जाते, आराम करने नहीं जाते, ये मेहनती लोग थे, ये मजदूर वर्ग के लोग थे, बिहारी मजदूर वर्ग के लोग थे उत्तर प्रदेश के। जब ये वहां काम करने जाते तो हमने देखा कि महाराष्ट्र ने कैसा एक आंदोलन चलाया, कैसे पीट पीट के मारा, उनके ठेले तोड़ते हुए मैंने देखा है कि कैसे बस बिहारी होना चाहिए आदमी, उसका ठेला तोड़ दो, उसका व्यापार नष्ट कर दो। तो ये लड़ाई एक दूसरे की जाति से जाति की लड़ाई, एक दूसरे के धर्म से धर्म की लड़ाई, और ये सब खत्म हो जाएगा तो फिर एक दूसरे के राज्य से राज्य की लड़ाई की इस राज्य का व्यक्ति उस राज्य में नहीं जाएगा। ये खत्म क्या करेंगे हम? क्या हम ऐसा समाज बनाना चाहते या हमारे बच्चों को ऐसी एजुकेशन देना चाहते? क्योंकि आज तक तो हम ये एजुकेशन के दम पर या सामाजिक हम वो शिक्षा तो दे नहीं पाए कि वो गरीब समझे कलेक्टर के सामने जाने के बाद वो खुद सामने वाली कुर्सी खींचे और कलेक्टर की आंखों में आके डाल के बैठ जाए, बिना पूछे बैठ जाए। क्योंकि मालिक तो ये है ना देश के टैक्स पेयर से, कलेक्टर को सैलरी देने वाले तो ये लोग है ना, जो सामने बैठे हुए ऐसे हाथ नहीं जोड़े। जिस दिन वो आदिवासी महिला गर्व से टिकट खरीदे और सीट पे जाकर बैठ जाए, उस दिन हम बोलेंगे कि हमने सामाजिक शिक्षा दे दी है। हम सामाजिक शिक्षा तो दे नहीं पा रहे, हम विध्वंसकारी शिक्षाएं दे पा रहे। तो हमें समझना होगा। मैं अमित शाह से भी बोलना चाहता हूं कि ये सब बातें हिंदी सिखा देंगे, हिंदी सिखा देंगे, इससे नहीं होगा। तुम देश के गृह मंत्री हो, कुछ कर सकते हो तो शिक्षकों के लिए कुछ करो, कुछ कर सकते हो तो आंगनवाड़ियों के लिए कुछ करो। और ये उषा आशा कार्यकर्ता इतनी परेशान है, आए दिन आंदोलन कर रही है। हम मानते हैं हमारे टैक्स का पैसा है तो तय करने का अधिकार हमको होना चाहिए कि हमारे टैक्स का पैसा सबसे ज्यादा किस उसमें क्षेत्र में खर्च करा जाएगा। एक नियम ऐसा बनना चाहिए, इस संविधान में एक संशोधन होकर यह होना चाहिए कि देश की जनता तय करे कि उनका पैसा है, हमारा पैसा है, हम देते पेट काट काट के, तो हमारा पैसा कहां जाएगा। और मैं सबसे ज्यादा बताना चाहता हूं, अगर हमसे पूछा जाए तो हमारा पैसा हम बोलेंगे शिक्षा में सबसे ज्यादा खर्च करो, सेकंड नंबर पे स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा खर्च करो, क्योंकि इन दो सेक्टरों में अगर अच्छे से पैसा खर्च कर दिया तो हमको जरूरत ही नहीं होगी, किसी महिला को फर्श में बैठना नहीं पड़ेगा, किसी जरूरतमंद को अपने काम करवाने के लिए किसी को माई बाप नहीं करना पड़ेगा। अपने अधिकार हमको समझाना होंगे, हमारे बच्चों के भविष्य हमको समझाना होंगे, और किसी नेता की हिम्मत नहीं होगी या किसी धार्मिक संगठनों की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे बच्चों के हाथ में तलवार दे दे। अरे कभी किताबें तो लाकर देते, कभी विज्ञान की किताबें लाके देते, एआई टेक्नोलॉजी की किताब लाकर देते, या वो डिग्रियां या वो नियुक्तियां लाकर देते कि बेटा इतनी रोजगार खाली है, इसमें ये मांग रहे, इसमें ये मांग रहे, यहाँ पर इतने पद निकले, इतनी भर्तियां निकली है, वो डॉक्यूमेंट लाकर देते, रोजगार निर्माण की बातें करते। तुमको रोजगार तो उनको देना नहीं है, उनको तलवार लाकर दे दो, वो मार दे और जेल हो जाए, उनका भविष्य और आने वाली पीढ़ियां खत्म हो जाए, उनके माँ बाप जमानत करते हुए परेशान हो जाए। तुम ये लोग चाहते हो क्योंकि तुम्हारे बच्चों के हाथ में तलवार देना है। तो मैं इस नेता और तुम सारे इनसे पूछना चाहता हूं, जो नेता तलवार बांट रहे, तुमने तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम दी है, तलवार दी है? एक नेता मुझे बता दे कि मैंने मेरे बच्चों के हाथ से पेन लेकर तलवार दे दी है, झंडा दे दिया है, डंडा दे दिया है। एक नेता साबित कर देना कि जिनने अपने बच्चों को सबसे पहले डंडा दिया है। अगली बार जब ये नेता तुम्हारे बच्चों को तलवार देने आए तो बोलना हमारी तरफ से 2 तलवार लो, तुम्हारे बच्चों को दो। पहले तुम्हारे बच्चों की आत्मरक्षा करना सिखाओ। तुम्हारे बच्चे विदेश में पढ़ रहे कलम लेकर, और हमारे बच्चे तलवार लेकर जेल के अंदर पढ़ेंगे। ये दोगली मानसिकता को हमें समझना होगा, क्योंकि हर कोई हमारी बात करता है, हमारे हित की बात करता है, पर वो चाहता अहित है। वो चाहता है हमारे बच्चे लड़े, हमारे बच्चों को यूज करना चाहता है, सैनिक की तरह आगे खड़ा करना चाहता है, फ्रंट लाइन पे अपराधी बनाना चाहता है। तो आपको भी समझना होगा, हमको समझना होगा, और हमें सामाजिक शिक्षा भी देना होगी, क्योंकि इस देश के अंदर 2 कानून नहीं चल सकते। इस देश में ऐसा कानून नहीं चल सकता कि एक जना टिकट लेकर सीट पे बैठेगा, एक जना टिकट लेकर नीचे बैठेगा, एक जना वोट देकर बड़े बड़े टेंडर ले लेगा। आज अडानी अंबानी ये सब वोट दे देकर बड़े बड़े टेंडर ले लेते, लाखों करोड़ों के टेंडर ले लेते। दूसरी तरफ वही आदमी वोट देकर साले को कुर्सी भी नहीं मिलती है, जमीन के नीचे बैठते। ये 2 कानून इस देश के अंदर नहीं चलेंगे। हमें जागरूक होना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा, और इस देश में शोषित कमजोरों की आवाज उठाने के लिए हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ेंगे। और जिस भी स्तर पर जाकर लड़ाई लड़ना होगी, हमारा चैनल, हमारी टीम आप लोगों के साथ होगी। बस आप लोगों को हमारे साथ के लिए हमें लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, हमारा साथ दो, कमेंट्स में हमें बात करो। हम इस लड़ाई को उस स्तर पर लेकर जाएंगे जहां सामाजिक शिक्षा मिलेगी, जहां पर एक गरीब मजदूर भी जाकर कलेक्टर के सामने कुर्सी पर दम से बैठेगा, या विधायक को बोलेगा मेरा ये काम तेरे को करवाना होगा। वो संविधान समझेगा, वो अपने अधिकार समझेगा, और वो समझेगा कि मेरे कारण इसकी सैलरी आ रही है, मेरे वोट के कारण ये बैठा हुआ है। अगले 5 साल में इसको यहां से उठाकर फेंक दूंगा बाहर में।
तो ये समझाने के लिए हम लोगों को एक होना पड़ेगा, एक होने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगी, लड़ाई होने के लिए हम लोगों को क्लब करना पड़ेगा। हम लोगों की ताकत बनिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।